नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। सरकार लगातार लोगों में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैला रही है। बावजूद इसके देश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग अब भी वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला आया मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों से भी, जहां गांव वालों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रशासन घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रही है। वैक्सीनेशन लगवाने पर इनाम देने की भी घोषणा की जा रही है, तो चौपाल लगाकर गांव के लोगों को समझाया जा रहा है कि वैक्सीन से कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आपकी जान बचेगी और कोरोना का कहर भी थमेगा। चलो आज तो लगवा लो दीदी, चलो आज चलो आप। और आवाज लग रहा है उनकी तभी। अरे हम गारंटी ले रहे हैं आपकी, हम गारंटी ले रहे हैं आपको कुछ नहीं होगा। बस आप एक आज लगी तुरंत दवाई खा लेना। तो मैंने अपने पापा को लगाया है, पेपर में भी आया होगा, है ना, परसों लगवाया, उनको कुछ भी नहीं हुआ। उनको बस जैसे ही लगाया ना, शाम को मैंने दवाई दे दी, सुबह तक आज भी कुछ नहीं हुआ। भी कसर मत करना रेतड़ होने में, मकान घर होने में। छुट्टी देखो 1 बज रही है। चलो चलो जी दवाई ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी चलो अम्मा। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। आपको मोबाइल अरे आपके सुनो, फिर मैं बता खड़े हो जाओ ना, फोटो थोड़ी वीडियो बना। मैं 24 घंटा मजदूरी करती हूँ, मैं मर भी जाऊँ ना तो भी नहीं जाऊंगी। मैं मर भी जाऊंगी तो मैं जंगल में चली जाऊंगी तो ही मर जाऊंगी। नहीं, देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, समझो। कोरोना का इलाज ऐसे नहीं है कि कोई दवाई नहीं बनी। दवाई कौन सी बनी है? वैक्सीन। वैक्सीन पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो बिल्कुल मरा वाला कोरोना डालते हैं, ताकि बॉडी को समझ में आ जाए कि ऐसा व्यक्ति अगर कभी हमारे पास आया नहीं आएगा ना तो चलो नहीं होगा। चलो आप ठीक हो, आप भी चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मजदूरी से ही नहीं जा ही नहीं सकती। अरे सुनो तो, कुछ नहीं सुनो, मैं जा ही नहीं सकती सर, क्यों, नहीं जा सकती। क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत हो या ना हो, मैं तो नहीं जाऊँ। बस आज आपको आराम करना है रात में, नहीं मैं दवाई नहीं खा के जाऊँगी, बस। यार जो तो नहीं लगा। हाँ, नहीं क्योंकि लगा। मेरी जिंदगी नहीं गई है। देखो, तबीयत खराब वालों को नहीं लगाते हैं, पहले टेस्ट कराते हैं, उसके बाद ही ये तो बसु को भी मालूम है कि मेरी हालत कैसी होगी। और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। गांव वालों से कहा जा रहा है कि आप जाइए, बहुत ज़रूरी है लड़ाई के लिए, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं हैं। देखिए, एक तरफ लॉकडाउन और प्रशासन की सख्ती की वजह से कोरोना के केस काबू में आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की जोड़ी गाड़ी में सवार होकर बगैर मास्क के जा रही थी, तो प्रशासन को उन्हें उपहार में चालान थमाना पड़ा। ये देखिए, बैतूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही गाड़ी जिसमें दूल्हा दुल्हन की जोड़ी, सब लोग शादी से आ रहे थे। एक दूल्हा दुल्हन अब शादी करके हमारी माता चौक पर आ रहे थे। इसी दौरान हमारी टीम ने देखा कि उनके द्वारा फेस मास्क नहीं लगाया गया था, तो उनके प्रति चालानी कार्रवाई की गई और फेस मास्क लगाने के लिए सुझाव दिया गया। कोरोना की कहर में लोगों को सबसे मुश्किलों का सामना टेस्टिंग को लेकर करना पड़ा, लेकिन अब अच्छी खबर ये आ रही है कि कोरोना की टेस्टिंग को लेकर एक नए तरीके को आईसीएमआर ने मंजूरी दे रही है। क्या है ये तरीका और कैसे हो सकेगी इसके जरिए कोरोना की टेस्टिंग, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता। नीरी ने एक ऐसा सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट डेवलप किया है, जिसमें ऐसी एक ट्यूब होती है जिसमें सलाइन होता है। ये सलाइन पीना पड़ता है और इसको लेके गार्गलिंग करनी पड़ती है 15 सेकेंड। उसके बाद 15 सेकेंड माउथ में रिंस करना पड़ता है और फिर वापस इस ट्यूब में आपको वो छोड़ देना पड़ता है सैंपल, और फिर ये ढक्कन बंद करके आप लैब में अंडर कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लैब में जब ये पहुंचता है, लैब में आने के बाद में हमने इसमें और एक इनोवेशन किया है। हमने एक ऐसा बफर डेवलप किया है जिसको इसके साथ मिला देते हैं और 30 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रखते हैं और उसके बाद 98 डिग्री फॉर 6 मिनट पे गर्म करते हैं, तो हमें आरटीपीसीआर करने लायक आरएनए मिल जाता है। तो इसी कारण हमें जो कॉस्टली जो आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स है, जिसके कारण काफ़ी पैसा लगता है और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, उसकी भी ज़रूरत इसमें से कम हो जाती है। तो 3 घंटे के अंदर में हम आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लोगों को दे सकते हैं। अब इस टेक्निक को आईसीएमआर की अप्रूवल मिल गई है और आईसीएमआर ने हमें और भी बाकी जो लैब्स हैं जो कोविड टेस्टिंग करें, उनको भी इसमें ट्रेन करने के लिए हमें कहा गया है।
आरटीपीसीआर टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है जिससे कोरोना का पता लग सकता है, लेकिन जब बात ग्रामीण क्षेत्र की हो तो वहां पर ये टेस्ट करना बेहद मुश्किल साबित होता है क्योंकि वहां आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे में नागपुर की एक संस्था है NEERI जिसने एक नई तकनीक विकसित की है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति गरारे करता है तो उस पानी से भी RT-PCR टेस्ट किया जा सकता है और महज 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी आ सकती है। इसकी मंजूरी ICMR की तरफ से दी जा चुकी है और नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया, यानी वहाँ पर ये टेस्ट अब किया जाने लगा है। और खुद स्वास्थ्य मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस तकनीक के फ़ायदे गिनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो इस तकनीक का सीधा फ़ायदा हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में RT-PCR के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है और कई बार रिपोर्ट आने में भी अरसा लग जाता है। ऐसे में अगर 3 घंटे के अंदर सिर्फ गरारे के पानी या कुल्ले के पानी से रूम टेम्परेचर में रख के उसे मेडिकल साइंस के हिसाब से थोड़ा सा गर्म करके RNA बेस से ये पता लगाया जा सके कि इस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट अभी भी मुश्किल डगर है। विजुअलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर बरपा है। संक्रमण गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। न्यूज़ नेशन की टीम आपको एक ऐसे ही गांव की हकीकत दिखा रही है जहां कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारी अमला बेकार साबित हो रहा है। और ये गांव बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का है, जहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के चक सिकंदर पंचायत का मंसूरपुर गांव पता बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और इस गांव में आने का कारण यह है कि कोरोना काल में इस गांव ने 17 मौतें देखी और आज परिस्थिति ये है कि लोग गांव छोड़ने को तैयार हैं। जी हाँ, कई लोग पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग पलायन की तैयारी में हैं। गाँव की सुनी सड़कें बता रही कि इस गाँव में दहशत कैसा है और सरकारी व्यवस्था नदारद, न विधायक न सांसद, गाँव राम भरोसे। कल चमन था, आज सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। जी हाँ, ये है मंसूरपुर गांव। इस गांव में मौत ने ऐसा खेल खेला कि लोग घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। हम इस गांव के जिस घर के बाहर खड़े हैं, इसके बाहर लगा ताला ये बता रहा है कि इस घर में फिलहाल कोई नहीं है और इस घर में नहीं होने का कारण ये है कि कोरोना से इस घर में मौत हुई, लोगों को सुविधा नहीं मिली, राशन नहीं मिला और लोग गाँव छोड़ने को मजबूर हो गए। हमारे साथ अनवर साहब हैं जो कि इस गाँव के मुखिया भी हैं। ये परिस्थिति हो गई अनवर जी की लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। परिस्थिति तो गांव छोड़ने पर लोग मजबूर हो गए, छोड़ना नहीं पड़ा। कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता है, अपना गुलिस्ता कोई नहीं उजाड़ता है, लेकिन मजबूरन एक एक घर में 2-2 मौत हो जाए और कोई प्रतिनिधि, कोई प्रशासन का अधिकारी अगर देखने के लिए नहीं आए उसको, तो फिर वो जाएगा नहीं तो क्या करेगा। आप इस गांव के मुखिया भी हैं, कितनी मौतें देखी इस कोरोना काल में आप? इस कोरोना काल में मैंने 17 मौतें देखी और 17 को मैंने कंधा दिया और कंधे से कब्रिस्तान पहुंचाया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये RT-PCR रिपोर्ट गुलनाज बेगम की है, जिनकी मौत आज से करीब 20 दिन पहले हुई कोरोना के कारण। उनके शौहर कुद्दूस आलम गुजरात में काम करते थे। पत्नी की तबीयत खराब हुई, भागकर गांव आए, पता चला गांव में घर घर में कोरोना है। पत्नी का इलाज हो पाता उससे पहले पत्नी ने दम तोड़ दिया क्योंकि गांव में इलाज की व्यवस्था नहीं थी। अब कुद्दूस, उनकी माँ, उनकी 5 बेटियां, एक बेटा, सब कोई इसी घर में, लेकिन इलाज के अभाव में इस घर ने, अपने घर से कुद्दूस ने अपनी पत्नी को खो दिया। कुद्दूस जी, क्या स्थिति रही, क्या इलाज नहीं हो पाया? नहीं सर, कोई इलाज नहीं, कोई मतलब कोई प्रशासनिक भी नहीं हमको मदद मिला और कोई मेडिकल टीम भी यहाँ इससे पहले मतलब कभी नहीं आई। कोई मदद नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी बिल्कुल। और ये कोरोना की वजह से हुआ, जो दवा के लिए जो भी मेडिकल हेल्प मिलना चाहिए सर, कोई भी चीज़ हम लोग को मदद नहीं मिला सर। कुद्दूस की पत्नी मदद के अभाव में उनकी मौत हो गई और ये कुद्दूस की माँ है जिन्होंने अपनी बहू को खोया है।
लेकिन आपकी जब बहू की तबीयत खराब होगी, आसपास में कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर लोगों की मौत हुई होगी, जहाँ से जनाजा उठा होगा। पहले वहाँ से हुआ, दो हुआ, वो भी मेरे रिश्तेदारी में लगती थी, तो 2 वहाँ हुआ, तो उसके पास भी कोई नहीं गया, तो उसको भी हम ही किए, निहाना धोना जो भी हुआ पर्वो वो हम भी किए। और जब उसको हो गया तो मेरे बहू के फिर हुआ। गांव में डर की माहौल है ना, तो अभी जो है इतना थोड़ा मतलब आदमी आ रहे हैं ना, कोई भी आदमी यहाँ से रास्ता नहीं चलते थे, न तो उस रास्ते से भी कोई नहीं आना जाना था बिल्कुल नहीं सर। टेस्टिंग कोई आया ही नहीं कभी, और कल जब मीडिया उडिया आया है, मुखिया जी बुलाए हैं, तब वो कल पप्पू यादव की टीम आई है और थोड़ा टेस्टिंग किया है। बाकी एक दिन और एक घंटा के लिए आया था, वो भी चला गया। इस गांव में हर एक दिन बीच होकर मौत होते लोगों ने देखा, लेकिन गांव में दहशत इस कदर हावी है कि लोग जनाजे को कंधा देने तक के लिए नहीं होते थे तैयार। जिनके घर मौत होती थी वो लोगों को तलाशते थे, लेकिन हर घर में, हर शख्स में डर इतना कि वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते थे कि वो उस शव को कब्रिस्तान तक पहुंचा सकें। और जब गांव के ये 4-5 लड़के हैं, इधर आइएगा, ये 4-5 लड़के हैं जिन्होंने हर जनाजे को कंधा दिया, क्योंकि गांव में कोई कंधा देता नहीं था। क्या माहौल है गांव के? सर गांव का माहौल तो ये है कि गांव के लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिली, लोग मर रहे थे डेली। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 2-2 जनाजा हम लोगों ने एक साथ उठाया। चाहे किसी की भी मौत हो, लोग नहीं निकलते थे घर। नहीं, लोगों में डर का माहौल था। ये आलम था गांव में कि 1 महीना तक लोग घर में बिल्कुल पैक थे। लग रहा था कि ये जैसे वीराना हो गया है, जैसे सारे लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। एक भी लोग गाँव में दिखते ही नहीं थे बिल्कुल, सब अपने घर में एकदम सुनसान हो चुका था। सुनसान हो गया। जी बिल्कुल, हम लोग निकलते। मुझे बस इतना कहना है, जहाँ तक होता रात में 8 बजे जा करके खोदते थे, जैसे हो करके हम लोग किए, जहाँ तक हुआ कोशिश हुआ किए, मगर हम लोग को अभी तक सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिला, अभी तक राशन भी नहीं बटा। यहाँ के लोग परेशान हो गए कब्रिस्तान का गेट खोलते खोलते, और एक बार हमारे एमएलए नहीं आए। यहाँ के लोग पहले खुश होते थे कि तेजस्वी जी हमारे एमएलए हैं, हम गर्व महसूस करते थे कि हमारा जो है सीएम कैंडिडेट जो है हमारा एमएलए है। और आज हम इसी बात से दुखी हैं कि ऐसा एमएलए होने से कोई फायदा नहीं है, जो हाँ बिल्कुल शर्म महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी कारण ये है कि यहाँ जो है कोरोना से तो मर ही रहे हैं, उससे भी ज़्यादा लोग भूखमरी से मर रहे हैं। गाँव छोड़ कर जा रहे हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कोरोना से तो छोड़िए, इन गांव के लोगों के सामने अब भूखमरी का संकट है। लोगों के पास खाने को नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जिन पर हम लोग भरोसा करते रह गए, उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, मंसूरपुर। तो तेजस्वी यादव के गांव का हाल आपने देखा कि लोग काफी निराश हैं तेजस्वी यादव से। बिहार के कई गांव में वैक्सीनेशन को लेकर गांव वालों में खौफ का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति लगातार जागरूक करने के प्रयासों में लगे हैं। बावजूद इसके लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। नालंदा के एक ऐसे ही गाँव का जायजा लिया न्यूज नेशन संवाददाता ने, जहाँ अब तक एक भी शख्स ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। लेकिन सुनते हैं कि जिसको कोरोना हुआ है उसको भी बीमारी हो रहा है, अब वो लोग भी मर रहे हैं। तो इसलिए फ़ायदा क्या हो रहा है दिलाने से? जब हम मर ही रहे हैं, हमको बीमारी हो ही रहा है, तो हमको फ़ायदा क्या है? डर लग रहा है, इसमें सुन रहे हैं सही गलत की 1 नंबर भी है और 2 नंबर भी है। अब तक कौन सा हम पढ़े हुए हैं कि जो हम पहचाने उसको तजुर्बा करें कि 1 नंबर है कि 2 नंबर है। इसी से डर है और क्या वजह रहा कि सब बैच में अभी तक एक भी लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं? सर सब आंगनबाड़ी पर किए, सब आंगनबाड़ी घरे घर बोल दिए कि चलिए सुई दिलाने, तो बोले कि हम लोग सुई नहीं दिलाने। मैंने कारण नहीं बताया ना, कहता है कि अब बीमार हो जाता है, कहाँ तो मर गया है, फलना जब मर गया, चिलना जब मर गया। देखिए, बहुत हैरान करने वाली बात है कि नालंदा के इस गांव में किसी ने भी वैक्सीन अब तक नहीं लगाई है। न्यूज़ नेशन के जरिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन बल्कि आपको सुरक्षित रखेगी, कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन है, तो ज़रूर जाएं, वैक्सीन लगवाएं। कोरोना की दूसरी लहर में पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा था, हालांकि अब इस संकट पर काबू पा लिया गया है। इस बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि BHU के पूर्व छात्र ने देसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तैयार किया है, जिससे एक साथ 3 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की क्षमता 15 LMP है, जिसकी कीमत भी बाजार से काफी कम बताई जा रही है। देखिए,
जितने भी कंसनट्रेटर हैं वो बेसिकली प्रेशर स्विंग एडजस्टमेंट टेक्निक से बनते हैं और इसमें मॉलिक्यूलर सीव्स का प्रयोग होता है। जो एडजार्वेंट होता है वो जियोलाइट्स होता है, एल्यूमिना होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है। उसमें जो ये केमिकल्स हैं, एक्टिव केमिकल्स, उसमें भी लोगों ने मदद की, बार्क से भी कुछ लोग थे। तो बाहर से जब चीज़ें आती हैं तो उसमें ड्यूटीज़ और क्या क्या ज़्यादा लगती होंगी, और प्लस मार्केटिंग का मार्जिन है इसलिए ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा एफर्ट ये है कि अपने यहाँ के इनोवेटर ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बनाना जानते हैं। सारे सर्टिफिकेशन के बाद ये सब मार्केट में जल्दी से जल्दी आए, इसके लिए हम शुभकामना देंगे इनको। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से मारामारी रही है, ये सभी ने देखा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सबसे ज़्यादा मांग रही है। इसी को देखते हुए बीएचयू के एक पूर्व छात्र ने एक ऐसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है जो पूरी तरीके से भारत निर्मित है, यानी कि जो भी पार्ट्स हैं वो इसे भारत में ही बनाया गया है। और ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप देख रहे हैं ये 15 लीटर का है, जो मात्र 40,000 रुपये में बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा। अभी तक जो 15 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए तक बाजार में मिल रहे हैं, यानी कि बहुत सस्ते दर पर ये उपलब्ध होगा। खास तौर पर जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है, अगर ऐसा कभी होता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग बढ़ती है तो ये एक संजीवनी के रूप में काम करेगा, क्योंकि आम आदमी के पहुँच में होगा। हमारे साथ गौरव है। गौरव, ये बताइए किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि एक आत्मनिर्भर भारत के तहत मेड इन इंडिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाना चाहिए, और कैसे आपने इसे तैयार किया? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो भी मार्केट में अवेलेबल मार्केट कंसंट्रेटर हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपोर्टेड हैं, और लॉकडाउन भी है होने के कारण उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर एक एंड कस्टमर के पास नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा दामों में बिक रहे थे। जैसा कि हम जान रहे हैं 5 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत करीब 35 से लेकर 75,000, डिपेंड अपॉन कि शॉपकीपर क्या डिमांड कर रहा है वही देना पड़ रहा है। ना तो उस पर कोई एमआरपी थी ना कुछ। हालांकि इसकी गाइडलाइन आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि एमआरपी होना मस्ट है, लेकिन 10 लीटर का अगर कैपेसिटी के देखा जाए तो लाख से सवा लाख रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं। हम लोगों ने ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है वो हमारे प्रोजेक्ट के मेंटर रहे प्रोफेसर पीके मिश्रा सर, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको करीब 1.5 महीने का R&D के बाद इसको हम लोग डेवलप कर लिए। जो 2.25 लाख रुपए के 15 लीटर कंसंट्रेटर मार्केट में अवेलेबल हैं इंपोर्टेड, उनकी अगर तुलना कीजिए अपने कंसंट्रेटर से तो एक करीब 61,000 रुपये में बनकर रेडी हुआ। कारण क्या था कि लॉकडाउन थे और सामान की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो रही थी, और दुकानदारों द्वारा ज़्यादा पैसा लेने के कारण इसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन प्रॉपर अवेलेबिलिटी और सामान्य मार्केट होने पे ये हम लोग इजीली इसको 40,000 के नियर अबाउट इसको डेवलप कर सकते हैं और इंडिविजुअल तक पहुंचा सकते हैं। मतलब जब तीसरी लहर की अगर बात की जा रही है, अगर कोई ऐसे दिन आते हैं तो ये बहुत संजीवनी के तरीके से काम करेगा, आम आदमी के पहुंच में होगा। जी बिल्कुल। आप जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2.25 लाख रुपए के जो 1.25 से 2.25 लाख रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं, एक आम आदमी के पहुंच से काफ़ी दूर है कि इसको कम से कम दामों में बनाया जाए ताकि ये एक आम आदमी तक आराम से पहुंच सके। तो ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये आम आदमी के पहुंच में होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी तरीके से भारत में ही निर्मित ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। और आइए आगे बढ़ते हैं। क्या पानी में भी कोरोना वायरस का खतरा है? पानी में कोरोना वायरस का जीवन कितना है, इस पर कानपुर IIT अब रिसर्च करेगा। इस बार और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर IIT कानपुर के प्रोफेसर और वैज्ञानिक विनोद तारे। जहाँ तक मेरा ज्ञान है अभी तक इसके ऊपर कोई निश्चित प्रकार से शोध नहीं किया गया है। फिलहाल 1-2 रिपोर्ट मैंने अभी देखी है जिसमें ये कहा गया है कि सीवेज सैंपल्स में कोरोना पाया गया है, पर इसकी विस्तृत शोध करने के बाद ही हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण पानी के थ्रू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और उधर यूपी से पिछले कुछ दिनों में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और संक्रमण की संख्या में भी कमी आई है। कानपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला कम हो रहा है, जो राहत देने वाली बात है। कानपुर से कोरोना पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता अमित सिंह।
औद्योगिक शहर कानपुर में भी नए कोविड संक्रमित मरीजों के मिलने के मामले में बेहद गिरावट आई है और इसीलिए पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में मात्र 23 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी गिरकर 4 तक पहुंच गया है। अगर हम ओवरऑल अभी तक की बात करें तो इस समय जो एक्टिव मरीजों की संख्या है कानपुर में वो 650 से नीचे आ गई है। 647 ऐसे मरीज हैं जो कि अभी कोरोना संक्रमित हैं। वहीं मरने वाले कुल लोगों का आंकड़ा 1697 तक पहुंच गया है। हालांकि कुछ समय पहले तक लगातार जिस तरह मौतें हो रही थी उसके बाद चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन अब लगातार जो प्रदेश सरकार का जो 3T फॉर्मूला है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। और इसीलिए जब से पिछली 22 मई को योगी आदित्यनाथ कानपुर आए थे उसके बाद उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए थे, गांव गए थे और लोगों से मिले थे, उसके बाद से ही जो फुर्ती दिखाई अधिकारियों ने, उसी का नतीजा है कि जो मामले हैं कोविड के वो लगातार नीचे आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो मोर्टेलिटी रेट थी कानपुर की वो लगातार चिंता पैदा कर रही थी कि आखिर जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब लगातार जिस तरह ट्रीटमेंट हुआ है, जिस तरह लोगों की टेस्टिंग हुई है, वो शायद फलदायी हो रही है और इसीलिए कानपुर में जो आंकड़ा है नए संक्रमित मरीजों के मिलने का वो अब कम हो गई है। वहीं तीसरी लहर को लेकर भी लगातार व्यापक तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। जो बंद पड़ा अस्पताल था चाचा नेहरू, उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है और बस बताया जा रहा है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उस अस्पताल को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। 100 बेड का अस्पताल शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ जो कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार तीसरे लहर को लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन दूसरी लहर का जो असर है वो अब बेहद कम हो गया है। संक्रमण लगातार नीचे जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रदेश की जो योगी सरकार की जो कवायद है उसका अब असर देखने को मिल रहा है। तो यूपी में धीरे धीरे कोरोना केसेस में कमी आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार कुछ जिलों में लॉकडाउन पर छूट देने पर विचार कर रही है, लेकिन ये छूट राज्य के 55 जिलों में ही लागू होगी, जबकि जो बाकी के जिले हैं वहां लॉकडाउन के पुराने नियम लागू रहेंगे। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता। 1 जून से उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में योगी सरकार ने आंशिक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। आंशिक कर्फ्यू को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन 55 जिलों में छूट मिलने वाली है कर्फ्यू में, उन सभी जिलों में सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक जो दुकानें होंगी और जो बाजार होंगे वो खुल सकेंगे। हालांकि नियम और शर्तों के साथ ही जो मार्केट होंगे वो खोले जा सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो सारी गतिविधियां होंगी वो संचालित की जाएंगी। हालांकि जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के मुताबिक लखनऊ, कानपुर समेत 20 ऐसे ज़िले हैं जहां पर आंशिक कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है। इसके पीछे सरकार ने ये तर्क दिया है कि जिस ज़िले में 600 से ज़्यादा मामले हैं अभी फ़िलहाल वहाँ कोई छूट नहीं दी जा सकेगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर इन 20 ज़िलों में आने वाले समय में केसेस की संख्या कम होती है तो यहाँ भी जो 55 ज़िले हैं उन 55 ज़िलों की तरह ही कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। देखा जाए तो मई महीने में उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया था और कर्फ्यू की वजह से कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस हैं उनमें भारी कमी देखी जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो अप्रैल महीने में जब दूसरी लहर ने अटैक किया तो यूपी के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल था, जिसमें लखनऊ भी शामिल था। लेकिन कर्फ्यू की वजह से अगर आज बात हम लखनऊ की करें तो लखनऊ में कोरोना केसेस की संख्या काफ़ी कम हो गई है। हालांकि अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में 30 अप्रैल को सक्रिय मामलों की संख्या 3,10,000 के पार हो गई थी, लेकिन वो आंकड़ा अब 50,000 के नीचे चला गया है। हालांकि अब कर्फ्यू को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है और ये गाइडलाइन पूरे प्रदेश में 1 जून से प्रभावी होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और वहीं यूपी के ही कानपुर में कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी वैक्सीन को लेकर डर बना हुआ है। कानपुर देहात के एक गांव में मुस्लिम समुदाय ने तो वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया है। यहां लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ नेशन आप सभी से अपील करता है कि देखिए, महामारी के इस दौर में महामारी से निपटने का सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है वैक्सीन। तो आप जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं।
अदिल जी, अभी तक आपने वैक्सीनेशन कराई? अभी तक मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। क्या वजह है? वजह है, पहले तो गांव में कोई कैंप भी नहीं लगा, कोई टीम भी नहीं आई, और दूसरी चीज़ ये है कि एक दहशत फैली हुई है। और जो मेरे 2-4-6 लोग मिलने वाले हैं गांव के जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, या वो तो डिप्रेशन से मर गए या वैक्सीन से मर गए, जिससे भी मर गए हो, लेकिन नाम वैक्सीन का हो रहा है। वैक्सीन मतलब लगाने तो लगवा लें, लेकिन बहुत से लोगों के दिलों में अफवाह भरी हैं, दहशत भरी है। इसकी वजह से वैसे इंजेक्शन आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों, मतलब कुछ लोगों के, बड़े लोगों के अच्छे इंजेक्शन लग रहे हैं, गरीबों को मतलब थोड़े वैसे हट के इंजेक्शन लग रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के दिलों में ज़्यादा दहशतें भरी हैं, तो जनता लगवाना नहीं चाहती है। डर क्यों है आप? अरे भैया, जब भी हमारे आस पास फुकराया वो सब जगह लग रहे हैं, आदमी के टीके लगते, हाल मालूम तब पट चला जाता है। क्या करना लगवा कर आ जाएगी, मर जाएंगे, इसे नहीं बनना तो भाई। देखिए, वैक्सीन को लेकर अपनी कोई सोच मत बनाइए। हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाने ज़रूर जाएं अगर आप 18+ उम्र के हैं तो। उत्तर भारत में भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में अब भी स्थिति चिंताजनक है। तमिलनाडु में पिछले 23 घंटे में करीब 31,000 कोरोना के नए केस आए हैं, जबकि 486 लोगों की जान गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चेन्नई से न्यूज़ नेशन संवाददाता। तमिलनाडु में कोविड-19 से अफेक्टेड एक्टिव केसेस की संख्या 3,10,000 केसेस है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 30,016 केसेस दर्ज हुए हैं कोविड-19 के। साथ ही साथ 486 पर्सन्स की मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण। आज देख सकते हैं कि तमिलनाडु में लॉकडाउन, आज वीकेंड है, संडे है, तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन है। पहले से ही यहाँ पे इनफैक्ट लॉकडाउन जारी था, इनफैक्ट एक्सटेंड भी कर दिया गया है। मई 31 से जून 7 तक एक्सटेंड भी कर दिया गया है। ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के व्हीकुलर मूवमेंट की अनुमति नहीं है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ ले जाने वाली गाड़ियों को अनुमति है। साथ ही साथ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी की फ्यूनरल को कोई अटेंड करना चाहता है तो उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे जाने की अनुमति है। तो यहाँ और चेन्नई से इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर।